Hello everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. NTE UGC नेट एग्ज़ाम ईयर 2023 पेपर 1 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की आज ये 5th क्लास है। इससे पहले हम लोग 4 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उन चारों ही क्लासेस में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, कुछ नए कॉन्सेप्ट समझे थे। तो अगर आप लोगों ने वो क्लासेस मिस कर दी हैं तो मेक श्योर उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी उन क्लासेस का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आगे की अगर कोई भी क्लास आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और आपको क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे मैं लास्ट क्लासेस में भी कह चुकी हूँ कि पहले 1 to 15 क्वेश्चंस इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो 1 to 15 की आप एक लिस्ट बना लीजिए और उसके बाद ये देखिए कि आपके आउट ऑफ 15 कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक होते हैं। खुद को इवैल्यूएट करना है आपको कि आप किस लेवल पर हो, आपकी तैयारी किस लेवल पर है। इस तरीके से आपको इन क्लासेस को लेना है और पहले आप खुद से आंसर कीजिए और उसके बाद देखिए कि मैंने क्या आंसर बताया। ऐसा अगर आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी और आपको आगे तक याद भी रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक होंगे, सही होंगे, या फिर दोनों फॉल्स होंगे, या फिर एक सही होगा और एक गलत होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट बात करता है यू कैन रीड फ्रॉम एंड राइट टू रैम, यानी कि आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। कहाँ पर? रैम में। वेयर एज यू कैन रीड फ्रॉम रोम बट यू कांट राइट टू रोम, यानी रैम के बारे में तो ये कहा गया कि आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। और रोम के बारे में क्या कहा गया है? वेयर एज यू कैन रीड तो कर सकते हो रोम में, बट आप कांट राइट नहीं कर सकते। तो क्या ये सही बात है? सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। CDRW स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल एंड कैन बी रिटन टू एंड मॉडिफाइड मैनी टाइम्स, वेयर एज CDR स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। R मतलब रिकॉर्डेबल और CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क एंड R हेयर इंडिकेट्स दैट द डिस्क इज रिकॉर्डेबल वंस ओनली। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर आपको रैम की फुल फॉर्म पता है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की क्या फुल फॉर्म होती है? रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीड किया जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर लिख रही है कि आप सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। और रैम में आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 तो हो गया आपका सही। स्टेटमेंट 2 जो कह रहा है CDRW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, और इसको आप राइट यानी कि राइट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो मैनी टाइम्स। और CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, तो ये भी फुल फॉर्म बिल्कुल सही लिखी है और इसका मतलब भी यही है कि रिकॉर्ड कर सकते हो सिर्फ एक बार। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द रिबन इन MS वर्ड सॉफ्टवेयर the word count command or feature displays the number of words as well as the number of dash in the current document, यानी MS वर्ड सॉफ्टवेयर में रिबन का यूज़ करके जो वर्ड काउंट का कमांड या फीचर होता है वो वर्ड्स के नंबर को डिस्प्ले करने के साथ साथ इनमें से और किस चीज़ को डिस्प्ले करता है? लाइंस को, कैरेक्टर्स को, पैराग्राफ को, या फिर इन तीनों को? तो देखो, जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर होता है उसमें वर्ड काउंट, जो वर्ड काउंट आपका शो होता है उसके साथ साथ जो आपका करंट डॉक्यूमेंट है उसके वर्ड्स को बताने के साथ साथ MS वर्ड उसकी लाइंस के बारे में कि कितनी लाइंस हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, कितने कैरेक्टर्स का आपने यूज़ किया है, कितने पैराग्राफ का आपने यूज़ किया है, इन तीनों ही चीज़ों को बताता है। और तीनों ही चीज़ों को बताने वाला हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 ABC। इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये MS वर्ड का एक पिक है। यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो जो वर्ड काउंट लिखा हुआ है, ये वर्ड काउंट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो वर्ड काउंट में क्या क्या आ रहा है? देखो, पेजेस, कितने पेजेस हैं, वर्ड्स, कितने वर्ड्स हैं आपके डॉक्यूमेंट में, कैरेक्टर्स का नेम, पैराग्राफ भी हैं और लाइन्स भी, सारी चीज़ों को शो कर देता है MS वर्ड में जो वर्ड काउंट का जो फीचर होता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये वेब ब्राउज़र से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आप लोगों को, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो मोस्ट वेब ब्राउज़र्स, वेब ब्राउज़र यानी कि जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि क्रोम आप यूज़ करते हो, तो मोस्ट वेब ब्राउज़र्स हैव अ होम पेज। क्या वेब ब्राउज़र्स का होम पेज होता है? बिल्कुल सही बात है। हैव द एबिलिटी टू स्टोर यूज़र्स फेवरेट वेबसाइट पेजेस। क्या उसमें सेव करने का ऑप्शन आता है? बिल्कुल आता है। आप लोग यूज़ करते हो क्रोम, आपको पता भी होगा। कीप आ हिस्ट्री ऑफ द वेबसाइट्स विजिटेड बाय द यूज़र्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। हिस्ट्री भी बिल्कुल सेव रहती है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। गिव द एबिलिटी टू गो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टू वेबसाइट्स ओपन, या फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो किस चीज़ की बात कर रहा है? प्रोवाइड द यूज़र विद एक्सेस टू इंटरनेट। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ये क्रोम ब्राउज़र है या फिर जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो आपको इंटरनेट की पहुंच देते हैं, प्रोवाइड करते हैं आपको, यानी कि किसको? यूज़र्स को इंटरनेट अभिगम प्रदान करते हैं? तो ऐसा नहीं है। इंटरनेट तो आप अपना रिचार्ज कराओगे तब आपको मिलेगा ना, क्रोम ब्राउज़र आपको इंटरनेट क्यों उपलब्ध कराएगा? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ई जहाँ पर भी है उसको काट दीजिए, और ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं ए बी सी और डी, यानी ये चारों जो स्टेटमेंट हैं ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी सी और डी ओनली कहाँ पर लिख रहा है? फोर्थ वाले ऑप्शन में लिख रहा है, और इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ई जो है वो रॉन्ग है और बाकी की सारी ही चीज़ें हैं वो क्रोम ब्राउज़र या फिर वेब ब्राउज़र का पार्ट होती हैं या फीचर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है विंड फार्म्स आर। विंड फार्म्स जो होते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कि विंड फार्म्स का फीचर क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? प्लेसेस वेयर विंड्स ब्लो एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि विंड फार्म्स क्या होते हैं? वो स्थान जहाँ पर पवन 5 मीटर पर सेकेंड की गति से अधिक पर प्रवाहित होती है। क्या ये होगा? पोटेंशियल प्लेसेस ऑफ विंड एनर्जी जनरेशन, यानी कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए जो पोटेंशियल प्लेसेस होते हैं वो होता है विंड फार्म्स। या फिर प्लेसेस वेयर विंड्स हेल्प इन गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि वो स्थान जहाँ पवन उत्तम कृषि कार्यों में सहायक होती है। तो आप इन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो, है ना, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? पवन फॉर्म। सिर्फ एक पवन चक्की की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर विंड फॉर्म की बात हो रही है, क्योंकि पूरे फॉर्म की बात हो रही है, बड़े लेवल पर बात हो रही है, इसीलिए इसका सही आंसर यहाँ पर होगा। इस ऑप्शन को आप पढ़िए ठीक से। लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ विंड जनरेटर्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए पवन जनरेटरों या फिर उत्पादनकर्ता का वृहत स्तर पर, यानी कि लार्ज कंसंट्रेशन पर क्या किया जाता है? लार्ज कंसंट्रेशन जनरेट किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि विंड फार्म्स के बारे में बात हो रही है, किसी एक पवन चक्की के बारे में बात नहीं हो रही है। तो विंड फार्म्स यानी कि जिसका पर्पस होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना विंड जनरेटर्स की हेल्प से। तो लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ विंड जनरेटर्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन और रीजन वाला ये क्वेश्चन है। असर्शन देखते हैं क्या कहता है। असर्शन और रीज़न वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि असर्शन जो है वो सही बात कह रहा है या नहीं, और जो रीज़न है वो सही स्टेटमेंट है या नहीं। पहले तो आप ये दो चीज़ क्लियर कर लीजिए। अगर असर्शन और रीज़न में बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है, सही बात लिखी हुई है, तो आप ये देखिए क्या रीज़न सच में असर्शन का रीज़न बन रहा है या नहीं। पढ़कर देखते हैं। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्रीज बोथ दी सीवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स, यानी कि अनेकों मानवीय गतिविधियाँ, यानी कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो बाढ़ की प्रचंडता और बारंबारता दोनों में वृद्धि करती हैं। यानी कि जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, वो बाढ़ को ज़्यादा बढ़ाने में एक तरीके से योगदान करती हैं। रीज़न क्या कह रहा है इसका? पेव्ड रोड्स एंड पार्किंग लॉट्स इंक्रीज वाटर इनफिल्ट्रेशन इनटू द सॉइल एंड स्लो डाउन द रेट ऑफ रन ऑफ इन स्ट्रीम्स एंड लेक्स। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पक्की सड़कें होती हैं और जो पार्किंग लॉट्स होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं किसको? वाटर इनफिल्ट्रेशन इनटू सॉइल। क्या उनकी वजह से जो वाटर का इनफिल्ट्रेशन है वो हो जाता है सॉइल में? क्या आपको ऐसा लगता है कि पक्की सड़कों की वजह से इनफिल्ट्रेशन होता है वाटर का सॉइल के अंदर? बिल्कुल रॉन्ग बात है।
और ये वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ ही हैं जो बाढ़ को कहीं ना कहीं बढ़ाने का, उसमें वृद्धि करने का काम कर रही हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बट स्टेटमेंट 2 हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ही है। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ना इसको। क्वेश्चंस को देखकर आपको घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। आपने अगर नहीं भी पढ़ा है कुछ कॉन्सेप्ट को, और अगर आपके सामने कोई नया कॉन्सेप्ट दिखता है, तो पहले आप उसको ठीक से पढ़िए एंड देन आंसर कीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट में आपकी एनालिटिकल थिंकिंग देखी जाती है। आपको आपकी ये चीज़ देखी जाती है कि आप कैसे एनालाइज करते हो चीज़ों को, कैसे जजमेंट देते हो किसी चीज़ पर। तो देखो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट हिंदू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, an aspect of education which is emphasized by the upholders of education in democratic society is that education should be free as far as practicable। यानी प्राचीन हिंदू शिक्षा पद्धति के अनुसार लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के प्रोत्साहकों द्वारा शिक्षा का एक पक्ष जिस पर बल दिया गया है वो है कि शिक्षा जहाँ तक व्यवहारिक हो निःशुल्क होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, according to ancient Hindu system of education, an aspect of education which is emphasized by the upholders of education in democratic society is that education should be compulsory as far as practicable। यहाँ पर यह कहा गया है कि जितना व्यवहारिक हो सके एजुकेशन को कैसा बनाना चाहिए, निःशुल्क बनाना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट भी यही बात कह रहा है कि जहाँ तक हो सके, जहाँ तक व्यवहारिक हो सके, एजुकेशन को कैसा बनाना चाहिए, कंपलसरी बनाना चाहिए। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिकॉज हमारी एजुकेशन को निःशुल्क बनाने की भी बात की गई है और अनिवार्य। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आप लोग पढ़ते हो ना, उसी से रिलेटेड है ये। तो हमारे एंशिएंट हिंदू सिस्टम में भी इन दोनों चीज़ों पर फोकस किया गया था कि जो शिक्षा है वो निःशुल्क भी होनी चाहिए और सभी के लिए उपलब्ध भी होनी चाहिए, सभी के लिए अनिवार्य भी होना चाहिए। और जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ये हो जाएगा सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 द फर्स्ट वर्टिकल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI विल बी। तो यहाँ पर पूछा गया है जो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI बना है, तो उसके अंडर 4 वर्टिकल्स आते हैं। उन चारों ही वर्टिकल्स के नाम यहाँ बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, मगर ये पूछा गया है कि फर्स्ट वर्टिकल कौन सा होगा। तो देखो हमेशा याद रखना, जो HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक तो यहाँ पर गलती होती है, HECI की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है ना, तो यहाँ पर कभी भी गलती से काउंसिल मत कर देना। HECI की फुल फॉर्म होती है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये चारों ही वर्टिकल्स बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, लेकिन जो फर्स्ट वर्टिकल होता है वो होता है NHERC यानी नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ये होता है HECI का फर्स्ट वर्टिकल। तो यहाँ आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। HECI की फुल फॉर्म हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर 4 वर्टिकल्स आते हैं। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल यानी NHERC, सेकेंड नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAC, थर्ड वर्टिकल होता है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल यानी HEGC, एंड फोर्थ होता है GEC यानी जनरल एजुकेशन काउंसिल। इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए और इन पांचों की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कहता है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट द टीचर मस्ट बी द लोकस ऑफ बेसिक रिफॉर्म्स इन द कंट्रीज एजुकेशनल रिफॉर्म्स। यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज के अनुसार शिक्षक को देश के शैक्षिक सुधारों में मूल सुधारों का बिंदुपत होना चाहिए। यानी अगर हमें शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार करना है तो वहाँ पर टीचर्स की राय लेना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड और दी डिसएडवांटेज स्टूडेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी शुड गेट पेड क्वालिटी एजुकेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। यहाँ पर यह कहा गया है कि ऐतिहासिक रूप से जो उपांतीय या समाज के अलाभकारी स्थिति वाले विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके निवास स्थान निरपेक्ष दत्त गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है कि जो मार्जिनलाइज या डिसएडवांटेज ग्रुप सेक्शन है, और यहाँ क्या लिख रहा है, पेड क्वालिटी एजुकेशन, और यही निगेटिव वर्ड है पेड क्वालिटी एजुकेशन।
अगर यहाँ पर पेड नहीं होता तो हम इसको एक बार ठीक मान लेते, लेकिन यहाँ पर जो पेड क्वालिटी एजुकेशन लिख रहा है ये हो जाएगा रॉन्ग। लेकिन पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज एक टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट को बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर वो बच्चों के साथ सामना करता है, बच्चों से बातचीत करता है, वो उनके लेवल को भी जानता है, उनकी नीड्स को भी जानता है। तो अगर शिक्षा में कोई सुधार किया जा रहा है तो एक टीचर एक बड़ा रोल अदा कर सकता है एजुकेशन से रिलेटेड। अगर उसका कोई सलाह ली जाती है टीचर की, या फिर उसको ये मौका दिया जाता है कि वो शैक्षिक सुधारों में अपना योगदान दे, तो ये अच्छी चीज़ है। इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वो हो जाएगा सही और स्टेटमेंट 2 हो जाएगा रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज थ्रू ऑल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस ओपन टू गर्ल्स इन 1883। ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1883 में विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं के लिए लड़कियों को अनुमति दे दी थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो ये आपको याद रखना है कि जो यूनिवर्सिटी थी बॉम्बे की, बॉम्बे यूनिवर्सिटी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने 1883 में सारी ही एग्जामिनेशन के लिए लड़कियों को क्या दे दी थी, अनुमति दे दी थी। आगे देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है ज़ुआनज़ैंग विजिटेड इंडिया एंड बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है, बिकॉज तक्षशिला यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ पर आंसर होना चाहिए था नालंदा यूनिवर्सिटी। ज़ुआनज़ैंग विजिटेड इंडिया एंड बिकेम ए स्टूडेंट ऑफ योग शास्त्र, ये बात ठीक है। जो ज़ुआनज़ैंग हैं वो इंडिया आए थे, बट उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की थी, बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी, जो कि बिहार में है। और ज़ुआनज़ैंग इंडिया आए थे और उन्होंने किस चीज़ की शिक्षा ग्रहण की थी, योग शास्त्र की। ये बिल्कुल सही बात है। योग शास्त्र के अलावा उन्होंने बहुत सारी और भी एजुकेशन प्राप्त की थी। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 1 हो जाएगा रॉन्ग और स्टेटमेंट 2 हो जाएगा सही। कहाँ पर लिखा हुआ है देखो, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो चाइनीज़ स्कॉलर थे आई किंग एंड ज़ुआनज़ैंग, वो इंडिया आए थे और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में 7वीं सेंचुरी में आकर अपनी पढ़ाई की थी। आगे देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कहता है GSAT-30 सैटेलाइट इज़ यूज्ड बाय स्वयं प्रभा फॉर द प्रोग्राम टेलीकास्ट ऑन द DTH चैनल्स। क्या ये सही बात है? देखो GSAT सैटेलाइट का तो यूज़ होता है, स्वयं प्रभा में ही यूज़ होता है और ये DTH चैनल्स के टेलीकास्ट करने के काम ही आता है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट पहले हम देख लेते हैं। दी प्रोग्राम्स ऑफ स्वयं प्रभा आर अवेलेबल 24/7 बेसिस। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं। गलती कहाँ पर हुई है कि ये GSAT-30 सैटेलाइट नहीं है, बल्कि सैटेलाइट कौन सा था, GSAT-15 सैटेलाइट। GSAT की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो GSAT-30 की जगह क्या होना चाहिए, GSAT-15, यानी कि स्टेटमेंट 1 हो जाएगा हमारा रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच पीरियड ऑफ लर्निंग शोज नो इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग कर्व्स। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि इन चारों में से विच पीरियड ऑफ लर्निंग शोज नो इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग कर्व। जो लर्निंग के कर्व होते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि लर्निंग ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। लर्निंग के कर्व दिए किसने थे ये आप लोग मुझे बताना, और अगर नहीं पता है तो आप लोग एक बार जाकर गूगल ज़रूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कौन सा पीरियड होता है लर्निंग का जो कि शो करता है नो इम्प्रूवमेंट, इरेगुलर प्रोग्रेस, स्पर्ट्स, प्लेट्यू या फिर इनिशियल स्टेज। तो देखो आप लोगों ने अगर CTET वगैरह का एग्ज़ाम दिया है तो आपने पढ़ा भी होगा कि लर्निंग के पठार होते हैं। प्लेट्यू को क्या कहा जाता है हिंदी में, पठार। पठार का मतलब एक तरीके से रुकावट। जब आपकी लर्निंग में कोई रुकावट आ जाती है, आपका मोटिवेशन लो हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, आपका इंटरेस्ट लो हो सकता है, किसी भी वजह से अगर आपकी लर्निंग तेज़ी की बजाय रुक गई है, ठीक से नहीं हो पा रही है, तो उसको कहते हैं प्लेट्यू, यानी कि पठार यानी कि रुकावट। इसीलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्लेट्यू का मतलब होता है द पीरियड ऑफ लर्निंग वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड। जहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है उसको कहते हैं प्लेट्यू, यानी कि पठार या रुकावट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ पेडागोजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन अ सीक्वेंस।
यहाँ पर हर्बर्ट ने जो आपका पेडागोजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड जो थ्योरी दी थी, उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे उनको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है प्रिपरेशन, देन एसोसिएशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड जनरलाइजेशन। इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो समझते हैं। देखो, प्रिपरेशन का मतलब होता है, प्रिपरेशन हर चीज़ का, जैसे कि प्लानिंग हर चीज़ का पहला स्टेप होता है ना। आप पहले प्लान करते हो, देन एक्ट करते हो। जैसे हम POR में पढ़ते हैं, एक्शन रिसर्च में, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो प्लानिंग या प्रिपरेशन ये पहली स्टेज होती है किसी भी चीज़ की। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात हो रही है तो प्रिपरेशन होगी, यानी कि आप जो पहले तैयारी करते हो अपनी टीचिंग लर्निंग से पहले जो प्रिपरेशन करते हो वो होता है आपका प्रिपरेशन, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड होता है आपका प्रेजेंटेशन। पहले तो आपने प्लानिंग की, प्रिपरेशन की, अब प्रिपरेशन करने के बाद आप प्रेजेंट करोगे। टीचर ने पहले अपनी टीचिंग की प्रिपरेशन की कि आज मुझे क्या पढ़ाना है, उसके बाद वो उस चीज़ को जाकर बच्चों के सामने क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो पहला आएगा E, A और C। तो देखो थर्ड ऑप्शन में ही लिख रहा है A, C, तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे के देख लेते हैं। पहले आ गया प्रिपरेशन, प्रिपरेशन की टीचर ने, देन प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन दी बच्चों के सामने। उसके बाद आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है, जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है उसको जो न्यू नॉलेज टीचर पढ़ाने वाला है उन दोनों को आपस में एसोसिएट किया जाता है। तो प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को एसोसिएट करना, आपस में कंपेयर करना, वो कहलाता है एसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद आता है जनरलाइजेशन, यानी कि प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज को कंपेयर या फिर एसोसिएट करने के बाद जब टीचर कुछ जनरल आइडियाज़ या कंक्लूजन पर पहुंचता है तो उसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। एंड लास्ट होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब जो भी टीचर ने सिखाया, बच्चे ने जो भी सीखा उसको अगर वो अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करता है, उसका यूज़ करता है, तो वो किसका पार्ट होगा, एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, A, C, B, E, D विल बी दी करेक्ट आंसर। ये इसके सीक्वेंस आप देख सकते हो। ये हैं हर्बर्ट जो आपके सामने हैं। इन्होंने कहा था कि सबसे पहले आता है प्रिपरेशन, देन प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। अगर आप प्रैक्टिकली सोच के अगर इनको आंसर करते हो तो आपका आंसर सही होगा। आगे देखते हैं। If research is done to find out behaviors and attitudes by analyzing existing records and other materials, it is known as। देखो, रिसर्च के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कई बार अगर आपने रिसर्च अच्छे से पढ़ी भी नहीं है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड आपका जैसे पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाया है, आप डर के मत जाइए, आप पूरे कॉन्फिडेंस से जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यदि इफ़ रिसर्च इज़ डन, कोई रिसर्च की जाती है किस चीज़ के लिए, फाइंड आउट करने के लिए बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स को, किस चीज़ को एनालाइज करने के बाद रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स हैं एग्जिस्टिंग, जो पहले से मौजूद रिकॉर्ड्स हैं और जो मटेरियल्स है उसको एनालाइज करने के बाद बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है। अगर इस तरह की रिसर्च हो रही है तो उसको हम पास्ट रिसर्च कहेंगे, नॉन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कहेंगे, नॉन पार्टिसिपेंट रिसर्च कहेंगे या आर्काइवल रिसर्च कहेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, पूरा लेखिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा। आर्काइवल मतलब पूरा लेखिए। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लेख की। और जो पहले से उपस्थित रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स में आपको क्या मिलेगा, लिखित रूप में ही तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो पहले से मौजूद रिकॉर्ड्स हैं और मटेरियल्स हैं, तो जो पहले से मौजूद हैं यानी कि वो लिखित रूप में होंगे। और आर्काइवल रिसर्च भी किससे रिलेटेड, हमारे पुरालेखीय शोध से। तो इससे आप लेख से आप कनेक्ट कर सकते हो, पहले से मौजूद रिकॉर्ड यानी कि लेख, पुरालेखीय। तो इसीलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्काइवल रिसर्च, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इफ़ द ड्रेस ऑफ ए पर्सन डजेंट रिफ्लेक्ट और प्रिडिक्ट हिज वोटिंग बिहेवियर द अजम्पशन इज ऑफ, यानी यदि एक व्यक्ति की पोशाक, उसकी ड्रेस, उसके मतदान व्यवहार यानी कि जो उसका वोटिंग बिहेवियर है उसको प्रतिबिंबित या फिर पूर्वानुमानित नहीं करती है, तो ये किसके बारे में पूर्व धारणा है। अगर किसी पर्सन का उसकी ड्रेस से, उसका वोटिंग का जो बिहेवियर है उससे कोई लेना देना नहीं है, और सही बात है, किसी पर्सन की ड्रेसिंग सेंस का उसके वोटिंग बिहेवियर से क्या ही लेना देना, वहाँ पर उन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता, कोई चीज़ एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालती। और जहाँ कोई कोरिलेशन नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है, ज़ीरो कोरिलेशन। जब कोई बात ही नहीं, यहाँ पर कोई इंटर रिलेशन है ही नहीं दोनों चीज़ों का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है, जब एक चीज़ दूसरे पर इफेक्ट डालती है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो वो होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। बट यहाँ पर क्या होगा आपका, ज़ीरो कोरिलेशन, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी करेक्ट आंसर। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है।
इसको आप ठीक से पढ़ लीजिए, इसका आंसर आप मुझे बताना। अगर आप लोगों से नहीं बताया गया तो मैं अगली क्लास में तो आप लोगों को समझा ही दूंगी। समझ लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। विच लॉजिकल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। एथीस्ट हैव नॉट proven that God does not exist, therefore we can conclude that God exists। यानी कि जो एथीस्ट हैं वो प्रूव नहीं कर सकते कि गॉड नहीं है, और इसीलिए हम कंक्लूजन देते हैं कि गॉड है। इसको आप कौन सी फैलेसी कहोगे? एड होमिनम कहोगे, अपील टू इग्नोरेंस कहोगे, हेस्टी जनरलाइजेशन कहोगे, या फिर स्लिपरी स्लॉप कहोगे? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आप लोगों को आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक भी करना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।